नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील। स्वामी अवधेशानंद गिरी से आज फोन पर की बात। राज्य के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल के सभी शनिवार रविवार को होगा कोविड कर्फ्यू। नई गाइडलाइंस जारी। की सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज डाले गए वोट। शाम 5 बजे तक 43% हुआ मतदान। 2 मई को होगी मतगणना। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट। गर्मी से जल रहे जंगलों को मिली राहत। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि 2 शाही स्नान पहले ही संपन्न हो चुके हैं। कुंभ के उत्सव को प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में जांच की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार जताया। इस बीच महामंडलेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आए। मैं भारत की जनता से, भावुक भक्तों से अपील करना चाहता हूं कि जो वृद्ध लोग हैं वे आने में संकोच करें। अतिवृद्ध, अशक्य, असमर्थ अथवा जो रोगी हैं अथवा जो छोटे बच्चे हैं, प्राय जो असम्माननीय गर्भवती स्त्रियां हैं, वे न आए। स्वामी अवधि ने कहा कि 27 अप्रैल का स्नान सामान्य तौर पर प्रतीकात्मक ही होता है। अब अखाड़ों में कम संख्या में ही संत मौजूद हैं और अब संख्या भी बड़ी सीमित सी है। आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है। प्राय स्नान करके सब लोग चले गए। हाँ, बैरागियों के स्नान की बात है तो उनके स्नान के प्रति हम बहुत सम्मान से भरे हुए हैं। बैरागियों का स्नान ये, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है। इससे पहले निरंजनी अखाड़ा और उनके सहयोगी आनंद अखाड़े ने अपने स्तर पर कुंभ को विराम देने की घोषणा की थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। देहरादून नगर निगम में 18 अप्रैल को और अप्रैल में आने वाले शनिवार रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि अन्य जिलों में अप्रैल के सभी रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि देहरादून में सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शनिवार को खुले रहेंगे। इसमें कहा गया है कि सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और विवाह जैसे आयोजनों में मौजूद लोगों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहले जारी की गई गाइडलाइंस का ही पालन किया जाएगा। सभी सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्री क्षमता होगी। सभी जिम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और कॉलेज में केवल ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति दी जाए। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन वालों को जरूरी किट देने और उनसे लगातार संपर्क रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटरों को मजबूत बनाने और कंट्रोल रूम का
प्रभावी संचालन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत्यु दर को कम करने के लिए ये सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमित व्यक्ति को समय पर इलाज मिले। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती रखी जाए। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज नीलधारा चंडी टापू पर बने मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों, सूचना विभाग के कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात अन्य लोगों की कोरोना जांच कराई। चंपावत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते जिला प्रशासन ने साप्ताहिक बंद का ऐलान किया है। जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इस संबंध में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और पूर्व सैनिकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया गया। इस संबंध में आज हमने व्यापार संघ के, टैक्सी यूनियन के और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के संगठन के प्रतिनिधियों को बुलवाया था। तो उनसे आपस में सहमति भी बनवाई गई है और उनके माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए भी कहा गया है। और इसके उपरांत हमने हमारे चंपावत और लोहाघाट की जो मार्केट है वो संडे पूर्णतः बंद रहेंगे, मेडिकल स्टोर को छोड़ते हुए। और इसी बारे में हमारे जो टनकपुर और मनवसा के जो मार्केट हैं उसमें भी हमने एसडीएम और सीओ को निर्देशित कर दिया है कि वो एक लोकल जागरूकता के लिए बैठक बुलवा लें और उसमें एक निर्णय ले लें कि किस दिन जो है पूर्णतः लॉकडाउन किया जा सकता है मार्केट में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। हालात सामान्य होने के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आयोग से परीक्षा को स्थगित करने को कहा था। करीब 51,000 लोग सहायक अध्यापक की परीक्षा में शामिल होने हैं। ये परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी। हालांकि राज्य में 4 मई से 22 मई तक होने वाले उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये जानकारी दी। अभी जो हमारे बोर्ड के एग्जाम प्रस्तावित हैं 4 मई से 22 मई तक, अभी किसी भी एग्जाम को कोई निरस्त करने का अभी कोई प्रस्ताव हमारे पास अभी नहीं है। और ये विषय छोटा नहीं है। मुझे लगता है कि हम मुख्यमंत्री से हम वार्ता करने के पश्चात उनसे दिशा निर्देश जो प्राप्त होगा उसके पश्चात ही लेंगे। अभी तक तो फिलहाल जो 4 मई से 22 मई तक का हमारे जो परीक्षा के बोर्ड के एग्जाम हमारे पहले से प्रस्तावित है, अभी तो यथावत है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ ही कोटद्वार, भाबर के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाएगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से ये फैसला लिया गया है। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 43% मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया है। यहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का सभी के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि सभी को कोई भी बिना व्यवधान के साथ हम लोग पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा सके। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार भट्ट ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 1 पुलिस उपाधीक्षक, 6 इंस्पेक्टर, 29 उप निरीक्षक, 23 हेड कांस्टेबल, 207 कांस्टेबल, 250 होमगार्ड, 86 पीआरडी जवान, अर्धसैनिक बल की 2 कंपनी, आईआरबी की 3 कंपनी और पीएससी की तैनाती की गई। शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। बूथों पे जो पुलिस फोर्स लगी हुई है वो मानक के अनुसार लगी हुई है। उसके अलावा 2 कंपनी पैरामिलिट्री और 2 कंपनी पीएससी शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त लगाई गई है। टोटल 3 सीओ जोन में, सुपर जोन में लगाया गया और 4 इंस्पेक्टर जोनल अधिकारी बना के लगाए गए। मतदान को लेकर पहली बार वोट डालने वालों में उत्साह देखा गया। मतदाताओं ने उम्मीद जताई कि जीतने वाला प्रत्याशी उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा। और हम
हमें यहाँ रोजगार चाहिए, तो हमें एक अच्छा विधायक चाहिए। और यहाँ कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया जा रहा है, और जो मैं विधायक चुनूंगा उसमें मेरा जो पहला अपना जो कहना है कि रोजगार, और दूसरा है जो प्लान रुकेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो खेती बाड़ी है उस पर जो मैं जो विधायक चुनूंगा वो काम करेगा, जो मैं चुन रहा हूँ। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जीना के पिछले साल नवंबर में कोविड-19 से निधन के कारण सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। इस सीट पर बीजेपी ने जीना के बड़े भाई महेश को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचोली को चुनाव मैदान में उतारा। उपचुनाव का परिणाम 2 मई को घोषित होगा। बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग संस्थान डोईवाला में गुरुग्राम सीआरपीएफ अकादमी के 122 प्रशिक्षु अधिकारियों ने आपदा से निपटने के गुर सीखे। 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस दौरान वाटर राफ्टिंग, मरीन ड्राइव, ट्रैकिंग, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉन्फिडेंस जंप, बॉडी सर्फिंग, पैराग्लाइड, पैरामोटरिंग, यूएवी हैंडलिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग जैसे प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षणार्थियों को साहसिक जोखिम और आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग के साथ पर्यावरण के बारे में भी जानकारी दी गई। इस तरह का प्रशिक्षण प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने आपदा से निपटने के लिए इनको कई चीजें गुर सिखाए हैं। इसके साथ साथ इनको रॉक क्लाइंबिंग के गुण, जिसमें रैपलिंग, चुमारिंग और इस तरह की हाई एल्टीट्यूड में कैसा आपको सर्वाइव करना है अकेला रहते हुए, इस चीज़ों की काफ़ी जानकारी दी है। इसके साथ साथ वाटर रेस्क्यू में कैसे आप पानी में बाढ़ में फंसते हैं तो अपने आप को कैसा बचाना है, अपने साथी को कैसा बचाना है, और गाँव वालों जो आपके नज़दीक है उनको कैसा बचाना है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है डिटेल में। साहसिक प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों ने कहा कि सीआरपीएफ को देश भर में हर तरह के मोर्चे पर तैनात होना होता है। ऐसे में ये प्रशिक्षण उनके लिए बहुत काम आएगा। तो हाई एल्टीट्यूड से लेके एक्वाटिक एनवायरनमेंट से लेके सभी जगह सीआरपीएफ की ये चीज़ काम आने वाली है। जहाँ झारखंड के घने जंगल है, वहाँ पहाड़ी जो नदियाँ हैं उफनती हुई, वहाँ रिवर क्रॉसिंग का जो मॉड्यूल यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग हुई वो झारखंड में काफ़ी काम आने वाली है। और रॉक क्लाइंबिंग का जो मॉड्यूल है वो हाई एल्टीट्यूड पे जो भी ऑप्स होता है किसी भी फोर्स का, उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसके अलावा एडवेंचर तो फोर्सेज का हमेशा से एक मसल मेमोरी में रहा है, क्योंकि जिस तरह का ऑप्स चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का हो या कोई और काम हो, हमेशा से फोर्सेज ये काम करती ही आई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। राजधानी देहरादून में सुबह तेज हवाएं चलने के बाद दोपहर को बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली है। चमोली जिले में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना है, जिससे जंगलों में लगी आग बुझी है। टिहरी में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। उधर बागेश्वर में सुबह तेज हवाएं चली और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। इससे जंगल की आग काबू में आई है, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं। इससे कांडा रोड घंटों बंद रही। हालांकि बाद में लोगों ने सड़क से पेड़ हटाए, जिससे यातायात सुचारू हो सका। पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश हुई, जबकि अल्मोड़ा और नैनीताल में बादल छाए रहे। पंजाब के भटिंडा से एनडीआरएफ की टीम आज टिहरी पहुंच गई है। 28 सदस्यीय दल ने वन विभाग के साथ मिलकर जंगल की आग पर काबू पाने का ट्रायल किया। नई टिहरी चंबा रोड पर भूना भागी के जंगल में ये ट्रायल किया गया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम को पहाड़ों में जंगलों की आग बुझाने और कंट्रोल बर्निंग के बारे में बताया। टिहरी वन प्रभाग के डीएफओ कोको रोसे ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक ये ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद एनडीआरएफ टीम को वनाग्नि वाले क्षेत्रों में वन विभाग की टीम के साथ भेजा जाएगा। ये एनडीआरएफ का 7 बैटालियन जो भटिंडा में है, उनका एक 28 मेंबर का टीम कल यहाँ पहुँच गया है और वो हमारा स्टाफ को असिस्ट करेंगे आग बुझाने में। और कि आज उनके साथ और हमारा स्टाफ के बीच में तालमेल के लिए एक फायर ड्रिल भी बनोबगी में अभी जारी है, जिसमें जो बेसिक टेक्निक्स है उनके बारे में स्टाफ आपस फॉरेस्ट और उनके स्टाफ के बीच में भी एक्सपीरियंस और एक्सचेंज होगा। एनडीआरएफ के अधिकारी का कहना है कि पहाड़ों में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। आग कैसी है कि पार्ट में लगी हुई है, तो जहां पर भी आग लगती है कंडीशन
अब नॉर्मल होती, वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम के साथ में एनडीआरएफ टीम साथ में काम करेगी और उस आग को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करेगी। जो इक्विपमेंट हमारे पास, जो इक्विपमेंट फायर के साथ पास में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ हम आग को कंट्रोल करेंगे। टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि वनाग्नि से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। एनडीआरएफ की टीम के आने से जंगल की आग से बचाव कार्य में तेजी आएगी। एनडीआरएफ की टीम आज यहाँ पर आकर इसका भी डेमो हुआ है। उसके बाद तो किस प्रकार से वन क्षेत्र को वनाग्नि से बचाया जाए और उससे जान माल की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, संदर्भ में जो है वन विभाग के साथ टाइप करते हुए एक कार्य योजना के आधार पर कार्य कर रहे हैं। बहुत दिन तक टिहरी में रहने वाले हैं। मैंने उनके अधिकारियों से बात की है कि उसमें जो भी अपेक्षित सहयोग होगा सरकार की तरफ से, प्रशासन उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। इस बीच वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 3,285 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इस अवधि में प्रदेश में आग लगने की 2,367 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक राज्य में 80,49,113 रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।